इलेक्टर्स हैं उनको संपर्क करेंगी और इनसे अप्लाई करवाया जाएगा कि वो ऑप्शन दे सकते हैं कि अब होम वोटिंग प्रेफर करेंगे, घर पे वोटिंग प्रेफर करेंगे, और अगर करना चाहते हैं तो उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं उनके तहत उनसे होम वोटिंग करवाई जाएगी। सर, ईवीएम मशीन को लेकर बहुत से पॉलिटिकल पार्टी संशय उठाती हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम मशीन के संशय को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कई बार इसमें गाइडलाइन जारी करी हैं, कई बार क्लैरिफाई इसमें किया है कि ईवीएम से रिलेटेड कोई ऐसा इसको हैक नहीं कर सकता, कोई इसमें जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से सेफ है और फेयर है। और अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो हर लेवल पे इस तरह के स्टेप्स इसमें बने हुए हैं जिससे उस ईवीएम की जो क्रेडिबिलिटी है वो उससे इस्टेब्लिश होती है। अभी जो ईवीएम हमारे यहाँ स्टोर में हैं उनका फर्स्ट लेवल चेक हो चुका है, तो हर प्रोसेस में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को लूप में रखते हैं और उनको बुलाया जाता है। इवन फर्स्ट लेवल चेकिंग में उनको बुलाया गया, वो सारी प्रोसेस को देख सकते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होती है, मॉक पोल उसमें कंडक्ट होता है कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। इसके बाद आगे जब हम ईवीएम तैयार करेंगे तो रैंडमाइज़ किया जाता है कि कौन सी ईवीएम कौन से असेंबली सेगमेंट को अलॉट होती हैं। उसके बाद उनको तैयार किया जाता है, उस टाइम भी मॉक पोल एक कंडक्ट किया जाता है, और इस सारे का बूथ में भी कब जाएगी कौन सी मशीन, वो भी जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे पहले इसका एक रैंडमाइजेशन होता है। तो इन सारी प्रक्रिया में कैंडिडेट्स को भी उस टाइम जोड़ा जाता है, वो सारी प्रोसेस देख सकते हैं। साथ ही साथ जितनी हमारी ईवीएम है, चाहे वो FLC ओके हैं, उसके बाद हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगी, जो ट्रेनिंग के पर्पज़ से हैं, और जिसमें किसी में कोई डिफेक्ट आता है या कोई उस टाइम काम करना बंद करती है और चेंज होती है, इसके लिए हमारा एक ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ, EMS पोर्टल बना हुआ, उसमें सब सारे नंबर उसमें अपडेट किए जाते हैं, तो सारा इसमें ब्यौरा रहता है। कई बार अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि जी ये ईवीएम कोल्ड है और इधर चली गई है उधर चली गई है, और कई बार वो मिस इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको EMS पोर्टल से भी चेक किया जा सकता है। एंड पोल डे में भी मॉर्निंग में मॉक पोल कंडक्ट किया जाता है सारे कैंडिडेट के सामने। तो आप देखेंगे कि हर प्रोसेस में सारे सभी कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ा गया ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। वीवीपैट अब की बार भी काम करेगा? यस, वीवीपैट रहेगा। सर्विस वोटर कितने हैं? सर्विस वोटर 7300 के आसपास हैं हमारे। आई विल गिव यू एग्जैक्ट नंबर। 7356। लोकसभा का चुनाव है तो ओवरऑल ओवरऑल भी कंपाइल करके हम आपको दे देंगे, तब निकालिए। उसमें आप ही रहोगे ना ओवरऑल, तो जिला निर्वाचन के लिए? यस। तो ओवरऑल पीसी की बात करें, 07 रोहतक पीसी, तो हमारे 18,63,973 इलेक्टर्स हैं एंड टोटल पोलिंग स्टेशन जो हैं 1884 हैं। इनमें महिला पुरुष भी अलग? यस, आपके जो मेल इलेक्टर्स हैं 9,86,777 हैं एंड 8,70,196 फीमेल इलेक्टर। सारा जो डेटा है वो आपको हम प्रोवाइड कंपाइल करके भी दे देंगे। पार्टी को कोई लोकसभा तो कंपाइल नहीं कर रहे हैं उसमें जी, वो दे देंगे आपको। पार्टी को कोई हिदायतें भी दी गई सर, आचार संहिता उल्लंघन करती पकड़ी कोई पार्टी? वो उनको सारे अवगत कराया गया है, जिसमें हमारा हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया है कि डिफेसमेंट होता है तो उसमें 6 मंथ्स की सज़ा है और 2000 तक रुपये का जुर्माना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई इंड्यूसमेंट या ब्राइबरी वोटर्स को करता है तो उसमें भी इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस में उसके तहत वो आता है। साथ ही साथ बताया गया है कि कोई सपोर्टर पार्टी का वर्कर अगर सपोर्ट में अपना प्राइवेट बिल्डिंग पे, अपने घर पे कोई झंडा लगाना चाहता है तो वो अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें वो किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अपील करता है तो वो उसको लगाना है विद प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ द कैंडिडेट। बिना ऑथराइजेशन अगर वोट मांगने वाला पोस्टर बैनर वो अपने घर पे नहीं लगाएगा। ऑथराइजेशन का पर्पज़ ये आता है कि उसका एक्सपेंडिचर जो है कैंडिडेट का जो एक खाता बनेगा उसमें बुक हो सके। अभी राजनीतिक कार्यक्रमों को जो कार्यक्रम होंगे उसमें हमने जैसे स्थान निर्धारित किए हैं
और उसकी परमिशन के लिए एक पोर्टल भी ECI द्वारा लॉन्च किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टी उस पोर्टल के माध्यम से ही जो अपने कोई रैली है या कोई और रोड शो है उसकी परमिशन ले सकते हैं। एंड इसके बाद जो कोई व्हीकल की परमिशन है वो भी लें। व्हीकल पे लाउड स्पीकर की परमिशन जो है उसके बाद ही लाउड स्पीकर उस पर इंस्टॉल करें। एंड जो परमिशन है उसमें व्हीकल के आगे जो विंडशील्ड है उस पर उसको डिस्प्ले करना है। ये सारी जो हिदायतें हैं वो जारी की गई। अच्छा, चुनाव खर्च तो जो मतलब नॉमिनेशन के बाद ही काउंट होगा? वो कैंडिडेट के खाते में जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसका खर्च का ब्यौरा पॉलिटिकल पार्टी के उसमें अभी से हम रखना शुरू करेंगे। जैसे जब कैंडिडेट की लिस्ट फाइनलाइज होती है तो स्पेसिफिक कैंडिडेट के उसमें जुड़ा जाता है। तो फिजिकल शिकायतों के लिए कोई प्लेटफॉर्म रहेगा? फिजिकल शिकायतों के लिए डिफरेंट फोरम में शिकायत कर सकते हैं, DO ऑफिस में कर सकते हैं, बाकी हमारे ARO ऑफिस में भी कर सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में? यस। तो अभी तक कोई कंप्लेंट्स वगैरह मिली है इस बारे में? बस सी विजिल पे कुछ कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं, बाकी फिजिकल फॉर्म में कोई कंप्लेन अभी रिसीव नहीं। ये जो आपने बताया 48 आवर्स और 72 आवर्स का टाइम है रिमूव करने के लिए, तो अगर नहीं रिमूव होते तो उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी है या अपने स्टाफ की है? बेसिकली अभी जो इससे आगे हम रिमूव करेंगे तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जा सकती है, और जो भी वायलेशन होगी या जिसकी तरफ से हो रही है वो हम फिक्स करेंगे। साथ ही साथ कल एक मीटिंग जो है वो जो प्रिंटर्स हैं उनके साथ की जा रही है। उनके लिए भी हिदायतें हैं कि जो भी प्रिंटिंग मटेरियल वो प्रिंट करें, पोस्टर, बैनर्स इत्यादि, उसमें जो पब्लिश करवा रहा है पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट या कोई और उनका सपोर्टर पब्लिश करवा रहा है तो उन दोनों का नाम और एड्रेस प्रिंटर का एंड पब्लिशर का वो उसमें उनको देना होता है जी। ताकि उसके हिसाब से अगर कहीं पोस्टर बैनर मिलता है तो देन वो एक्सपेंडिचर में बुक किया जा सके। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि 48 आवर्स और 72 आवर्स में रिमूव जो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है या उन पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स की है? नहीं, वो देखो दोनों चीज़ें हैं। अगर हमने रिमूव करना है, जैसे सी विजिल पे कंप्लेन होती है तो हम जाके हमारी टीमें जाके उसको रिमूव करवाएंगी जी। और जो अगर वो किसी के स्पेसिफिक प्रेमिसेस पे है तो अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है कि आपने ये बिना ऑथराइजेशन के लगाया है तो ऑथराइजेशन दिखा दीजिए। अगर ऑथराइजेशन दिखा दें और कॉरेस्पॉन्डिंगली वो उसका एक्सपेंडिचर बुक हो जाता है तो देन इट इज़ अगर अलाउड उसमें आ जाता है। अगर नहीं है तो उसको बुक किया जा सकता है। जब आपने कहा कि 10 कंपनीज आएंगी और पिछली बार 7 कंपनी एक्स्ट्रा फोर्सेज आई थी, क्या कोई ऐसी इनपुट है कि फोर्सेज बढ़ाई जा रही है सेंट्रल फोर्सेज? अब बेसिकली असेसमेंट के तहत जो है ये डिमांड भेजी गई है और उसके बाद जैसे एलोकेशन होगा गवर्नमेंट से असेसमेंट को रिव्यू किया जाता है, उसके आधार पे जो एलोकेशन होगा एंड उसी हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। एक सर जो माइक की परमिशन आप लोग देते हैं तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। एक पार्टी का एक माइक, तो क्या उसका भी कोई क्राइटेरिया है कि कोई वॉल्यूम लेवल का, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोगों को परेशानी हो? बेसिकली इसमें डेसिबल लेवल जो है वो परमिशन में स्पेसिफाइड होता है, रेंज एक स्पेसिफाइड होती है और साथ ही साथ एक जो जनरल बैन है वो 10 PM से लेकर 6 AM तक है कि उस वक्त आप लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते। जो डेसिबल लेवल है वो एक उसमें रेंज बताई जाती है। जैसे ओपन ग्राउंड है, कोई रैली है तो उसमें अलग डेसिबल रहेगा। अगर कोई आपके व्हीकल अप्लाई कर रहे हैं और शहर के क्षेत्र में या आबादी के क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसमें वो लेवल कम रहेगा। अगर कोई इसमें वायलेशन तो कंडीशन की वायलेशन है और उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है उसमें जो भी उसको वायलेट करता है उसको बुक किया जाता है।